जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पार्ट टाइम मैंने पढ़ाई करता था और पार्ट टाइम मैं जॉब करता था। पहली पगार थी 1800 रुपये। मैं एक दिन वहाँ से बहुत परेशान था तो घर लौट रहा था तो मैंने ऊबर का एक बिल बोर्ड देखा जिसके अंदर लिखा था 1 लाख रुपए तक कमाई है हर महीना। उस वक्त मैंने लाइफ में सोचा था कि कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई भी काम करूँगा, अगर अपना बिजनेस करूँगा तो मैं ऐसा ही कुछ करूँगा जहाँ पे मुझे कैश काउंटर पे ना बैठना पड़े। नमस्ते, मेरा नाम अशफाक चूनावाला है। मैं जिब्स इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मेरी कंपनी मुंबई में फ्लीट ऑपरेटिंग कंपनी है जिसकी 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है ऊबर, ओला के प्लेटफॉर्म पर। मेरा जन्म मुंबई के एक छोटे से शहर कल्याण में हुआ था 1990 में। मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे फादर उस घर के सबसे बड़े थे और बिकॉज़ मैं उनका इकलौता बेटा था तो मेरी अंकल्स को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई थी कि अब सारी प्रॉपर्टी का मालिक शायद मैं हो जाऊँगा। इसलिए उन्होंने घर का बँटवारा कर दिया और मेरे फादर को अपने बिज़नेस से हटा दिया और फिर वहाँ से मेरी 4 बहनें थीं। मेरे फादर को उन सब की शादी करनी थी, मुझे पालना था। तो हमने काफ़ी हार्डशिप्स देखी है। बचपन से मैंने देखा है कि पैसे की किल्लत मैंने मेरे बचपन से बहुत देखी है। अगर हमें कुछ हम नटराज पेंसिल से अगर हमें कैमलिन की पेंसिल लेनी होती तो हमें सोचना पड़ता था, ठीक है? दैट वाज़ द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव लिव्ड। और हम एक 100 बाय 100 फुट के रूम में हम 7 भाई-बहन 5 भाई-बहन रहते थे। और मेरे फादर ने काफ़ी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में हमें ऊपर लाने के लिए एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम टू व्हाटएवर द लाइफ ही हैज़ प्रोवाइडेड टू अस। एंड अंधेरी में मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। 10th कंप्लीट करने के बाद में मैंने मेरे फादर को अपने बिज़नेस में जॉइन किया और मेरा कॉलेज भी बॉम्बे में ही हुआ करता था। मेरे फादर की शॉप भी बॉम्बे में हुआ करती थी। पार्ट टाइम मैंने मेरे फादर के साथ काम करता था कॉलेज के बाद में। कॉलेज जाने लगा, कॉलेज का जो क्राउड था वो काफ़ी अच्छा वेल टू डू क्राउड था और मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं जेल अप नहीं हो पाता था लोगों के साथ में। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक जॉब कर लूँ और अपने खर्चे खुद पूरे कर लूँ। तो मैंने मेरे फादर को बोला कि मुझे जॉब करनी है। उन्होंने मुझे एक शॉप पे काम पे लगा दिया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पार्ट टाइम मैंने पढ़ाई करता था और पार्ट टाइम मैं जॉब करता था। सो मेरी कॉलेज में मैंने अटेंडेंस के लिए डाल दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसे-ऐसे इश्यू है और मैं काम करता हूँ और मैं एग्ज़ाम्स देने ही आऊँगा और दे अप्रूव्ड इट। तो वहाँ से मैंने जॉब की, मेरी पहली पगार थी 1800 रुपए। मैंने 8 महीने तकरीबन वहाँ पे नौकरी की। फिर वहाँ से मेरी सिस्टर की शादी में मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि तुझे अपना 12th कंप्लीट करना चाहिए। उसने मुझे मोटिवेट किया कि एटलीस्ट 12वीं बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हें करना चाहिए। तो मैंने उसकी बात सुनी और मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में मुझे वापस से उस जगह नहीं जा जहाँ पे मैं काम कर रहा था नहीं जाना था। मुझे कुछ और देखना था मेरी लाइफ़ में बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है। और वहाँ पर मेरे लास्ट पेपर के दिन मुझे याद है कि जब मैं मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया तो हम बांद्रा में मिले एक बस स्टॉप पर और मैंने उसको बताया कि मुझे मेरे कुछ और एस्पिरेशंस हैं, मुझे मुझे पता नहीं बट मुझे वहाँ पे काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है लाइफ़ में। तो उसने मुझे बोला कि चल कहीं चिल करते हैं मॉल में और सोचते हैं क्या करना है। जब उसने मुझे मॉल ले गया, मैंने मेरी लाइफ़ में फर्स्ट टाइम मॉल देखा, तो मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ काम करना है। तो मैंने मॉल से निकलते वक़्त सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि यहाँ पे कहीं जॉब है क्या? तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे सेल चल रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की काफ़ी ज़रूरत है और आप इंटरव्यू देने आ सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे इंटरव्यू जाके दिया और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि आपको आयनिंग और स्टैगिंग करने की ज़रूरत है, कपड़े फ़ोल्ड करनी है, वो सारी चीज़ें। अगर आपको 3 महीने के लिए ट्रायल पे रखा जाएगा, अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको परमानेंट जॉब मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूँगा। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ जॉब था तो मैं एक अलग ही एनवायरनमेंट में, क्योंकि मैंने आज तक कभी हमारे घर में मैंने देखा था कि हम दुकानदार जैसे ही काम किए थे। मतलब शॉप्स होती थी और शॉप ओनर्स होते थे हम। तो मैंने कभी इतना लार्ज स्केल बिज़नेस कभी देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो वहाँ पे काफ़ी सारे कैश टिल्स थे, लोग कपड़े खरीद रहे थे, चीज़ें हो रही थी। तो मैंने वहाँ पे एक एम्प्लॉयी को पूछा, मेरे कलीग को, कि यार यहाँ पे मालिक कौन है? ओनर कौन है? क्योंकि हमने तो हमेशा कैश टिल पे ओनर को बैठे हुए देखा है। तो उसने बोला कि ओनर तो यहाँ नहीं रहता, वो तो लंदन में रहता है। तो मैंने बोला यार तो ओनर ये वहाँ रहता है, इतना बड़ा बिज़नेस यहाँ पे चला रहा है। तो उसने बोला कि हाँ, चल ऐसा है। सो उस वक़्त मैंने लाइफ़ में सोचा था कि कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई भी काम करूँगा, अगर अपना बिज़नेस करूँगा, तो मैं ऐसा ही कुछ करूँगा जहाँ पे मुझे कैश काउंटर पे ना बैठना पड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मैंने वुमेन वेयर क्या होता है, इंडियन वेयर क्या होता है, सेल्स क्या होता है, बेचना किसे कहते हैं चीज़ों को, लाइक और नीश हाई एंड कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट करना क्या होता है, वो सारी चीज़ें सीखी। आप मैंने वहाँ पर 3 महीने के अंदर मुझे परमानेंट जॉब भी मिल गई
3,000 से मेरी सैलरी हो गई 3,400 रुपये। और मेरा फर्स्ट बैंक अकाउंट खुला था आईसीआईसी बैंक में। आई वाज रियली हैप्पी कि मतलब मेरे पास एक उस वक्त डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड काफ़ी नए होते थे, तो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था दैट आई यूज टू फ्लॉन्ट के ना, उसके ऊपर मेरा नाम हुआ करता था। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार मैंने मेरी लाइफ में ना कुछ एक अच्छी चीज़ अचीव की है। उस कंपनी में मैंने कहीं 2 साल काम किया, जब तक वो कंपनी फिर इंडिया में कुछ वक्त के लिए बंद हो गई। फिर वहाँ से वापस से हार्डशिप और स्ट्रगल चालू हो गए। मैंने फिर जॉइन किया दूसरी कंपनी वैन ह्यूसन में मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने कुछ 6-8 महीने निकाले। 6-8 महीने के बाद में वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक स्टोर मैनेजर के जॉब की, लिंकिंग रोड बांद्रा में एरो के लिए। फिर वहाँ पे मैंने जॉइन किया एज अ मैनेजर। आई वाज द यंगेस्ट मैनेजर एट द एज ऑफ 21। उसके बाद में मेरे फादर ने फोर्सफुली हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा था कि उनको लग रहा था कि मैं कहीं बिगड़ ना जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, तो उन्होंने मुझे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मेरी बहुत जल्द विद इन द एज ऑफ 21 मेरी शादी 22 मेरी शादी पक्की कर ली। अब वहाँ पे मेरी सैलरी थी कुछ 17,000 रुपये और शादी होने वाली थी, खर्चे नहीं मैच होने वाले थे, तो और वहाँ पे इतना फास्ट ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, तो किसी ने मुझे बोला कि कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो। तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। वहाँ पर मेरी सैलरी हो गई 24,000 रुपीज़। सो मेरी शादी हो गई। शादी मुझे करनी नहीं थी, बट मतलब ऐसा था कि मैं मना भी नहीं कर सकता था बिकॉज़ मेरे फैमिली में कोई था नहीं मेरे पेरेंट्स के अलावा, एंड आई हैड टू लिसन टू माय फादर बिकॉज़ उनकी तबीयत उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी, बट टच वुड ही इज़ गुड राइट नाउ। तो वहाँ से मेरा एक फ़ेज़ चालू हुआ कॉल सेंटर का। मैंने काम किया। मैंने घड़ी के आप किसी भी वक़्त बोलो मैंने काम किया है मेरी लाइफ़ में। लाइक 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग्स टू लेट नाइट्स। बट जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, जैसे-जैसे शादी में वक़्त निकलता गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ़ एक डेड एंड की तरफ जा रही है। जैसे ही मुझे शादी हुई, मुझे लगा मेरी लाइफ़ ख़त्म हो गई, क्योंकि अभी मेरे एस्पिरेशंस ख़त्म हो गए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और अभी अपने सपने देखने का वक़्त ख़त्म हो गया। अभी दूसरों के सपनों को ऊपर दूसरों को सँभालना है। मतलब मेरी वाइफ़ को ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को मैनेज करनी थी। तो मैंने अपने ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को साइड में रखा, बट 2 साल 3 साल गुज़र गए, मुझे कहीं ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी। आई वाज़ लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक दीवार की तरफ बढ़ रहा हूँ जिसका कोई एंड नहीं, जिसका कोई आगे वो नहीं है। फिर वहाँ से एक जॉब अपॉर्च्युनिटी आई मुझे मेकअप ब्रांड की, तो मैंने अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको मेकअप के बारे में क्या पता है? मुझे बोला मुझे मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता है, बट मुझे बिज़नेस करना आता है, मैं सेल्स जानता हूँ, मैं आपका प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। तो उन्होंने बोला बिना मेकअप जाने आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो क्या आप मेकअप सीखने के लिए तैयार हो? मैंने बोला आई इफ़ यू विल टीच मी आई लर्न। मतलब तो मेरे को वहाँ पे मेनली सैलरी अपॉर्च्युनिटी बढ़ी थी। मेरी यहाँ पे 24,000 सैलरी थी, वहाँ पे मुझे हफ्ते में 2 दिन वीक ऑफ मिल रहे थे। यहाँ मुझे दिन के 14 घंटे काम करने थे, वहाँ मुझे दिन के 10 घंटे काम करने थे। सैलरी मेरी ऑलमोस्ट 35,000 थी, प्लस इंसेंटिव मिला के 40-45,000 रुपए आने थे, बट घर से काफ़ी थोड़ा दूर था। बट आई एक्सेप्टेड अपॉर्च्युनिटी। मुझे लगा कुछ नया सीखने भी मिलेगा, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। फिर जब मैंने वो कंपनी जॉइन की, तो मेरे ऐसा हो गया कि मेरी वाइफ को थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लग गई मुझसे, क्योंकि आई वाज इनटू अ मेकअप ब्रांड, आई वाज सराउंडेड बाय वुमेन अक्रॉस। तो उसको ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं कुछ वो ना कर लूँ, और उसके बीच में हमारे बीच में तनाव बढ़ने लगे, एंड देन वी स्प्लिट अप, हम अलग हो गए। और वहाँ से जब हम अलग हुए तो मेरी लाइफ बैक टू स्क्वायर वन आ गई, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे शादी होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है, तो उसके फैमिली वालों ने दी थी, तो सारी चीज़ें मतलब इट वाज़ अ डिस्रप्शन ऑफ माय लाइफ। मैंने देखा मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव फेज़ था वो, जहाँ पे मुझे वापस से ज़मीन पर लाकर रख दिया गया, और मेरे पेरेंट्स सारे लोग को ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरी वजह से कुछ हो रहा है। और मुझे पता था कि शादी में मैं उसको कुछ दे नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे भी ऐसा लगा कि सही रास्ता था निकलना इससे बाहर। मैं वहाँ से बाहर निकला, उसको वी स्प्लिट अप। फिर वहाँ से मुझे वापस से अपने घर को वापस बिल्ड करना था। तो मेरे पास ना घर था, मेरे पास एक नौकरी थी जिसकी कोई मतलब पता नहीं कब तक चलेगी, क्या चलेगी, और दूसरी चीज़ थी कि मेरे घर में मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अब वहाँ से मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से जो मेरी कलीग हुआ करती थी। आज वो मेरी बीवी है। सो उसको मैंने सारी स्टोरी बताई। शी सपोर्टेड मी एंड हेल्प्ड मी इन टर्म्स ऑफ एज़ अ फ्रेंड। उस वक़्त ऐसे कुछ था नहीं कि हमें कभी पता नहीं था कि हम एक-दूसरे के साथ कभी लाइफ़ बिताएँगे। तो वहाँ से उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, हेल्प किया, सपोर्ट किया। उसने मुझे ना सपने देखने सिखाए, टू बी और मतलब है ना सपनों के पीछे भागना सिखाया उसने मुझे कि ना यू कैन डू इट काइंड ऑफ। उसने मेरे साथ मैं एक दिन वहाँ से बहुत परेशान था, तो घर लौट रहा था, तो मैंने उबर का एक बिलबोर्ड देखा जिसके अंदर लिखा था 1 लाख रुपए तक कमाई है हर महीना। तो मैंने सोचा यार ये एक अपॉर्चुनिटी, मुझे गाड़ी चलाने आती है, तो मैं क्यों ना पार्ट टाइम ये काम कर लूँ। तो फिर मैंने उबर के चक्कर काटने शुरू किए और मैंने समझा कि क्या बिज़नेस है और क्या नहीं है।
फिर वहाँ से मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया। तो जब मैं शोरूम गया, कभी हमने साइकिल का शोरूम भी नहीं देखा था। तो हम पहली बार हमारे लिए गाड़ी बुक करने के लिए मारुति के शोरूम गए। मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं थे और मैं गाड़ी खरीदने जा रहा था। मुझे पता नहीं था पैसे कौन देगा, कहाँ से आएँगे, कुछ नहीं पता था, बट जस्ट एन एक्सप्लोर करने के लिए मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे एक लड़की मिली, उसने हमारी काफ़ी हेल्प की, उसने हमें बताया और फिर मेरे उसने बोला कि आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा ₹11,000। उस वक़्त मेरे पास ₹11,000 नहीं थे। मैंने मेरे फ़ादर से ₹1,000 उधार लेके उसको कहा कि अगर बुकिंग हो सकती है तो यही पैसे हैं मेरे पास। तो उसने बोला ठीक है, मैं कर लूँगी। उसने बुकिंग ली, उसके बाद में उसने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट माँगे, उसने मेरा लोन अप्रूव करवाने के लिए दिया। मैंने बैंकर के पास गया, बैंकर ने मेरा एक पर्सनल डिस्कशन लिया, मैंने उसको सारी चीज़ें रियलिटी बता दी कि ऐसी-ऐसी है और आपको लगता है कि अगर मैं आपको दे सकता हूँ, मतलब कि इफ यू थिंक दैट आई विल बी एबल टू रीपे बैक देन ओनली प्रोसीड विद द लोन। उसने मुझे कहा कि यू शुड गो फॉर इट, यू शुड ट्राई इट। उसने मेरे पर कॉन्फिडेंस दिखाया और उसने मुझे लोन दिया। अब जब उसने लोन दिया तो गाड़ी आने वाली थी, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा हो गया, उसने 100% एक शोरूम फंडिंग कर दी। मुझे लगा कि यही पैसे देने थे, सारी चीज़ें हो गई। जिस दिन गाड़ी आनी थी उस दिन उसके हफ्ते एक बार पहले वो लड़की का फ़ोन आता है कि आपको ₹50,000 देने पड़ेंगे आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के। अब वो पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैंने बोला ₹50,000 और मुझे कोई पैसे उधार देने वाला भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार के उस डॉक्यूमेंटेशन के पैसे दिए और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया 12 महीने के, और मैंने सोचा कि धीरे-धीरे करके पे आउट कर दूँगा उसको। सो बेसिकली मुझे पता था कि मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वहाँ पे भी मेरी अच्छी तरक्की के चांसेस थे। बट मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए थी, जहाँ पे मैं एक अपना जो बाकी की जो चीज़ें हैं जो मुझे पूरी करनी है, मेरे घर के मतलब मुझे घर बनाना था, मुझे सारी चीज़ें करनी थी, उसके लिए एक पैसा जोड़ सकूँ। तो वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम गाड़ी चलाना चालू की उबर की। तो मैं सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक उबर की गाड़ी चलाता था। फिर 11 बजे अपने काम पर जाता था। 11 से लेके 7 बजे तक मैं अपना जॉब करता था। फिर वहाँ से रात को 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जॉब करता था। फिर 1 महीना गुज़र गया ऐसे ही, उसमें फिर मुझे एक ड्राइवर मिला, उसको मैंने काम पे रखा। उस वो एक शिफ्ट वो चलाता था, एक शिफ्ट मैं चलाता था, ऐसे करके। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करके मुझे एक दूसरा ड्राइवर भी मिला, उस ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को ले आया। वैसे करके मेरी गाड़ी 2 शिफ्ट में चलने लगी और मैं थोड़ा ऐज होने लग गया और मेरा इनकम भी अच्छी हो गई थी। फिर उस वक़्त मेरी सिस्टर ने देखा कि मैं इसको अच्छी तरीके से रन कर रहा हूँ, उसके फाइनेंशियल थोड़े से ट्रबल्स थे, तो उसने बोला कि मुझे भी एक गाड़ी डालनी है। तो उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट मुझे दिया और मैं उसी बैंकर के पास वापस जाकर कहा कि मेरे को एक और एक गाड़ी लेनी है। तो उसने मुझे बोला था कि मुझे यकीन था कि तुम दोबारा आओगे, इसीलिए उस वक़्त उसने मुझे 2 गाड़ी के लोन दिए थे, बट उसने बताया था मुझे 1 ही गाड़ी का, और मेरा लोन इमीडिएट अप्रूव हो गया और मेरे को दूसरी गाड़ी भी मिल गई। तो जब वो दूसरी गाड़ी आई तो मेरे घर के आस-पास के लोगों ने भी, काफ़ी सारे लोगों ने गाड़ियाँ डाली थी एक-एक, जो पैसिव इनकम कमाना चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ियाँ नहीं मैनेज हो रही है बट मेरी 1 से 2 हो गई है, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि क्यों नहीं आप हमारी भी गाड़ियों को मैनेज करके आप देते हो। हमारा ईएमआई भर दो खाली, ऐसे। तो वैसे मैंने लोगों से फिर लीज़ आउट करना स्टार्ट की गाड़ियाँ, 1-1, 2-2 करके, और मैंने ड्राइवर्स रख-रख के काम करना शुरू किया। तो मैं अपना जॉब करता था, मेरे को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती थी। सो मैं मंडे ट्यूसडेज़ के दिन छुट्टी लेता था और यहाँ पर बिज़नेस मैनेज करता था। बाकी के 5 दिन मैं उस कंपनी के लिए काम करता था। तो वहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसी गाड़ी बढ़ती चली गई मेरी, और लोएस्ट कैपिटल से जितना काम कर सकता था। फिर उसके बाद में 2018 के अंदर एक बहुत बड़ी उबर की स्ट्राइक हुई और वहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुआ। तो और डीज़ल के रेट्स चेंज हो गए थे, काफ़ी सारे इश्यूज़ आए जिसके अंदर मुझे बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। अब वो स्ट्राइक के बाद में और सारी चीज़ें होने के बाद में मुझे काफ़ी गुस्सा आया, मेरे पास तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ हो चुकी थी। अब तो गुस्से में मैंने एक दिन उबर को मेल कर दिया कि आप मैं ऐसे-ऐसे काम कर रहा हूँ और मेरा एक ऐसा प्लान है कि मैं उबर के प्लेटफ़ॉर्म पे एक 40-50 गाड़ियाँ चलवाना चाहता हूँ और दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग द बिज़नेस, और आपके रेट चेंज होते रहेंगे तो मैं बिज़नेस नहीं मैनेज कर पाऊँगा, मुझे लॉस हो रहा है। मैंने एक कोल्ड ईमेल ऐसे ही डाल दिया उबर के ऑफ़िसर को, एक रैंडम ईमेल एड्रेस पे उबर के। मुझे नहीं पता था कि उनका कोई रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे लगा कि उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है मेरे जैसे छोटे प्लेयर से। तो मुझे नेक्स्ट डे ही सुबह-सुबह उबर से एक मेल आता है कि हमें आपसे मिलना है। अब वो मेल देखकर मैं थोड़ा डर गया, मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और अब जो कमाना था वो भी नहीं मिलेगा। अब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बोला कि हमने आपके बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज ली है, आपको पिछले 4 साल का आपका डेटा ट्रैक किया है, एंड क्या आप हमारे साथ में 100 गाड़ियों का फ्लीट मैनेज करेंगे? तो मैंने बोला यार 10 में पैसे नहीं मिल रहे, 100 के कहाँ से लाऊँगा? तो उन्होंने बोला पैसे हम देंगे। पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे उसकी टेंशन नहीं, आप काम कर लोगे क्या? मैंने बोला काम मैं कर लूँगा, लेकिन यही चीज़ है कि आप बार-बार अगर ऐसे करते रहोगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम कुछ
एक हमारा बिजनेस प्लान है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आप उसके अंदर फिट बैठते हो, तो आपके साथ हम एक ट्रायल लेना चाहते हैं। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, आप आगे ही बढ़ोगे हमारे साथ। मैंने लीप ऑफ फेथ लिया। उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी, दूसरी शादी हो चुकी थी। उसी मेरी फ्रेंड के साथ में ही मेरी शादी हो गई थी और शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मैंने घर गया, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है, क्या करना चाहिए। तो उसने बोला लेना चाहिए एंड लेट्स टेक अ ट्राई लीप ऑफ फेथ ऑन दैट। तो मैंने बोला ठीक है। अब दैट वाज अ टाइम व्हेन वो सारी चीज़ें डिस्कशन चल रही थी और उसकी डिलीवरी का टाइम आ रहा था। अब मैं काम में दोनों काम को मैनेज कर रहा था, मेरा जॉब और ये सारी चीज़ें। तो उसमें ऐसा हो गया कि एक दिन उसने मुझे बोला कि उसको डॉक्टर के पास जाना है और मैं उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया। मैंने उसको बोला कल चलते हैं, जस्ट रैंडम नॉर्मल। मुझे लगा इतना कोई, बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट बेबी, मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे लगा एक दिन में क्या ही हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला नेक्स्ट डे जाते हैं। अब नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर के पास गई सुबह सुबह। मैं किसी चीज़ में काम में था। वो मुझे याद है कि मेरे को कॉल आती है और वो कहती है कि बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगी एंड मे बी सम मेडिकेशन विल टेक इट ऑफ। राइट, मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। तो डॉक्टर ने बोला कि यू हैव लॉस्ट योर बेबी एंड वी जस्ट हैव टू गेट हिम आउट एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तो उस वक़्त मुझे लगा कि यार वक़्त और टाइम की वैल्यू, मतलब है ना, कुछ कुछ चीज़ों में आपको नहीं कर डिले नहीं करना चाहिए। एक माँ को जब बच्चे की खबर मिलती है ना कि उसको बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसको उसी वक़्त उसके अंदर की शायद ममता जाग जाती है। लेकिन बाप के अंदर है ना, जब बच्चा हाथ में आता है ना, तो आपको एक फीलिंग आती है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। और उस वक़्त जब मैंने अपने बेटे को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना बहुत बड़ी दौलत खो दी अपनी, ठीक है। एंड इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ माय वन मिस्टेक, बिकॉज़ मैंने अपने धंधे को या अपने काम को प्रायोरिटी दी अपनी फैमिली के ऊपर। उसके बाद से एक सीख मिल गई। जब मैं उसको दफना रहा था तो मैंने उसको एक वादा किया था कि मैं तुझे कभी किसी को भूलने नहीं दूँगा, ठीक है। और उस वक़्त मैंने सोचा था कि इस कंपनी के अंदर उसको उसके नाम पर इस कंपनी को बनाऊँगा। तभी जिब्स इंडिया का मतलब ही जिब्रान है, मेरे बेटे का नाम जिब्रान था। तो जिब्स इंडिया मैंने स्टार्ट की। अ, उम, मैंने जॉइन किया यहाँ पे, मैंने न अपनी जॉब छोड़ी और मैंने फुल टाइम यहाँ पर आया। अब मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरे पास अकाउंट में कुछ 1 लाख रुपए थे। मुझे 100 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था कहाँ से आएँगे। मेरी वाइफ़ की डिलीवरी को 1 डेढ़ महीना ही हुआ था। शी वाज़ नॉट इवन एबल टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन और उसको वापस से अपना जॉब जॉइन करना पड़ा था, क्योंकि उसके भरोसे पे ही अभी फ़िलहाल घर चलना था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कंपनी सस्टेन करेगी, नहीं करेगी। उस वक़्त पैसे भी नहीं थे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और फिर हम आगे बढ़े। हमने एक ऑफ़िस लिया और काफ़ी चीज़ें बेहतर होने लग गई धीरे-धीरे करके। ये बात है सितंबर 2019 की, जब हमने स्टार्ट किया और विदिन 6 महीने के अंदर कोविड आ गया। जब कोविड आया तो हमारे पास, हमने बहुत मेहनत करके अच्छे थोड़े बहुत पैसे बचा लिए थे। बट जब कोविड आया तो हमें नहीं पता था कि कोविड इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। बट लकीली ऐसा था कि जैसे-जैसे दिन बीत रहे थे हमें लग रहा था पता नहीं अभी आगे क्या होगा, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी काफ़ी सारी और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसमें कैसे सस्टेन करूँगा। तो एक दिन मुझे उबर से कॉल आती है सुबह-सुबह कि हमें कोविड के लाइव सैंपल्स कलेक्शन करने के लिए कोई चाहिए, सर्विस चाहिए आपकी। क्या आप करोगे? तो हमने बोला कि यार ज़िंदगी में ऐसे भी मर जाएँगे और ऐसे भी मर जाएँगे, तो हमने बोला कि ठीक है हम करेंगे, जो भी होना है देखा जाएगा। तो फिर हमने कोविड के लाइव सैंपल्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया बॉम्बे में। बॉम्बे में जितने भी कोविड के लाइव लाइव सैंपल्स थे उस वक़्त हम कलेक्ट कर रहे थे 3 गाड़ियों से। मेरे साथ 2 लोग और थे, आज भी वो मेरे साथ हैं, उस कंपनी में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो वहाँ से हमने वो शुरू किया, वो काम हमने किया। तो उबर ने फिर हमें बोला कि उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट को सर्विस देनी है, तो उनको गाड़ियाँ चाहिए। तो फिर हमने कुछ ड्राइवर्स को अरेंज किया और वो गाड़ियों को हमने ऑन रोड किया। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को गाड़ी देनी है। ऐसे करते-करते हमारी उस वक़्त 40 गाड़ियाँ थी, वो सारी की सारी गाड़ियाँ ऑन रोड हो गई। एंड काफ़ी सारे लोग जो आस-पास में रहते थे हमारे, जिनको काफ़ी इनकम बंद हो गई थी, तो उनकी इनकम शुरू हो गई, क्योंकि हम 24/7 सर्विस स्टार्ट कर दिए थे। तो हमने तकरीबन 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट उस वक़्त हम दे पा रहे थे। रिस्क था, हमने काफ़ी सारी प्रिकॉशंस ली कि हमारे ड्राइवर्स की तबीयत ना ख़राब हो और सारी चीज़ें। बट वी वर वर्किंग ऑन इट। फिर जैसे ही कोविड का लॉकडाउन उठा, तो सारी गाड़ियाँ ऑन रोड आ गई, बिज़नेस ड्रॉप हो गया और मतलब है ना, जो पैसे कमाए थे वो लूज़ होना स्टार्ट हो गए।
तो हमें मैनेज करना था बिज़नेस को भी। फिर हमें कोई लोन देने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई एसेट नहीं था। तो बैंकर्स वर वेरी स्पेक्टिकल के उबर, ओला में लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका था, गाड़ियों के लोन नहीं पे कर रहे थे लोग। तो बैंकर्स को काफ़ी डर लग रहा था। तो उबर ने उस वक़्त हमें एक एसबीआई बैंक से मिलाया। एक मीटिंग की हमने और एसबीआई बैंकर ने मुझसे बातचीत की और उसके बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हें लोन अप्रूव करके दूँगा। और उस लोन से हमारी जो थी 100 गाड़ियाँ, उस वक़्त का जो टारगेट हम 2019 में करना था वो 2022 में पूरा हो गया। एंड स्लोली ग्रेजुअली उबर ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। उनको हमारा काम समझ आ रहा था। धीरे-धीरे करके हमारे काफ़ी सारे बैंकर्स मिलते चले गए, लोग मिलते चले गए। हमारी टीम ने मेरी जो टीम है उसने मेरा काफ़ी साथ दिया। नए लोग जुड़े, उनको भी लगा कि यार इस बिज़नेस में पोटेंशियल है। धीरे-धीरे करके हमारा एक ब्रांड नेम बनता चला गया और ड्राइवर्स हमारे पास आते चले गए और गाड़ियाँ बढ़ती चली गई। सो टुडे आज हमारे पास 550 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। हम नए शहरों में हमारा बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं और आज हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव क्रिएटेड अ गुड बिज़नेस। आज लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर था 36 करोड़। दिस ईयर वी विल क्रॉस समवेयर अराउंड 60। टारगेट है कि आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर हम इसको 100 करोड़ के ऊपर ले जाएं और इंडिया के मेजर मेट्रो शहरों में हम ड्राइवर्स को और लोगों को जॉब्स दें। एक बात मैं खाली लोगों के लिए ही कहूँगा कि जिसको भी अगर अपना बिजनेस करना है या सोच रहे हैं कि बिजनेस करना है, आप बिजनेस सोच के नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट अ प्लान्ड थिंग दैट यू कैन डू। आप बिजनेस के स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ है ना, जो आपको पैशनेट है किसी ना चीज़ के बारे में, आप अगर पैशनेट है तो उसको फॉलो कीजिए और उसकी गहराई तक जाइए, क्योंकि आपको जो मोती है ना समुंदर का, गहराई में मिलेगा, ऊपर नहीं। तो आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, उसके बारे में डीप डाइव थॉट कीजिए और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क कीजिए। हो सकता है कि आपको इमीडिएटली सक्सेस ना मिले, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ कंट्री। और बेसिकली ये मेरा एक एस्पिरेशन, एक ड्रीम हुआ करता था। मेरे काफ़ी एस्पिरेशंस है, मुझे एक बुक भी लिखनी है। So basically, I'm really thankful for this particular platform to have me here today and give me a platform to speak about my life and help motivate lakhs and crores of people of the country.